MIPS क्लास में आपका स्वागत है। वंदे मातरम। अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संविधान। उसके अंतर्गत ब्रिटिश का जो संसद है, सम्राट, लोक सदन और लॉर्ड सभा, द्वितीय सदन जिसे बोलते हैं। तो अब कल में पढ़ा किस प्रकार उसकी रचना होती है और लोकसभा से कितना अलग है। तो आज 1911 से पहले यानी लोकसभा की जो शक्तियां हैं 1911 से पहले जो थी और उससे संसदीय एक्ट से पहले जो परिस्थिति थी वो किस प्रकार थी, और 1911 और 1949 संसदीय एक्ट के बाद शक्तियों में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यानी वर्तमान काल में, वर्तमान समय में लॉर्ड सभा की शक्तियां कि अब उनके पास क्या शक्तियां हैं। पहले चलो उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन आज की तारीख में लॉर्ड सभा के पास कितनी शक्तियां हैं और किस प्रकार सदन में अपनी भूमिका निभाती है कि लोक सदन में से ज्यादा इसके पास शक्तियां या लॉर्ड सभा के पास। तो लोकसभा की अगर बात करें तो 18वीं सदी तक दोनों सदनों के पास बराबर शक्तियां थी। लेकिन 1911 और 1949 का एक्ट, इससे पहले जो शक्तियां थी वो बराबर थी। लॉर्ड सभा के सदस्य भी उस सदन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और शक्तियां प्राप्त एक प्रबल, और जो जिससे उनका जो महत्वपूर्ण संबंध आपने पढ़ा वो भी प्रबल था। लेकिन 1911 के बाद संसदीय अधिनियम के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियों में या शक्तियां कम होती गई। यानी ऐसी हालत हो गई कि धीरे धीरे 1911 के एक्ट में इसकी शक्तियां कम होती गई। और जब दूसरा अधिनियम आया, कौन सा, 1949 का अधिनियम आया, इस अधिनियम के अंतर्गत यानी 1949 संसदीय एक्ट या अधिनियम के बाद लॉर्ड सभा की शक्ति या शक्तियां और कम हो गई। आंग और चिंग क्या कहते हैं यहां पे, जो दार्शनिक है, आंग और जिंक, ये क्या कहते हैं कि लॉर्ड सभा
सदन के साथ सदन ही नहीं वरन दूसरे दर्जे का सदन हो गया। कहने का मतलब कि लोक सभा की जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे क्षीण हो गई। लोक सभा धीरे धीरे शक्तिहीन हो गया। संसदीय जब अधिनियम एक्ट पारित होता है तो निसंदेह जो उसकी क्यों शक्तियां ये एक मनोनीत के रूप में जो आते हैं, धीरे धीरे इनकी शक्तियां और कमजोर हो गई। और यहां से 11 में कम हुई और दूसरा एक्ट आया और कम हो गई, तो वहां के दार्शनिकों भी कहा कि ये द्वितीय सदन ही नहीं वरन की एक द्वितीय दर्जे का हो गया, कि ये दूसरे दर्जे का, उसके पास शक्तियां बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे और कम होती गई। तो कहने का मतलब जो है, तो इस कह सकते हैं कि शक्तिहीन या शक्ति की दृष्टि से सभा शक्ति की दृष्टि से छाया मात्र का सदन रह गया है। कोई छाया है कहने में, इसकी शक्तियां इतनी क्षीण हो गई है, वहां के दार्शनिक या वहां के रूप में जो अध्ययन करने वाले कहते हैं कि शक्तिहीन सदन हो गया है, केवल छाया यानी कृपा बनी रहे, इस प्रकार की छाया मात्र का सदन हो गया है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हो इसकी शक्तियां और धीरे धीरे क्षीण होती गई। दूसरे सदन की अब पॉइंट बाय पढ़ते हैं कि वास्तव में क्या शक्तियां हैं। तो अपन बात कर सकते हैं कि जिस प्रकार लोक सदन को प्राप्त है वो इसको भी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले वित्तीय विधायी शक्ति, उसके बाद कार्यपालक शक्ति और वित्तीय शक्ति। चौथा अगर बात करें तो न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उन शक्तियों में जो उनके पास है लोक सदन के पास ऐसी शक्तियां उनके पास नहीं रहती। तो केवल कहने का मतलब कि उसके पास अब ऐसी शक्तियां नहीं है जिससे कि वो अपना प्रभुत्व जमा पाए। तो वर्तमान समय में इसके पास शक्तियां इतनी नहीं है, केवल नामात्र की शक्तियां हैं। और इसमें जैसे विधायी शक्तियों की अगर बात करें, उससे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार वित्तीय सदन, यानी कौन सी शक्ति बात करते हैं अपन, विधायी शक्ति, कानून बनाने वाली। सबसे पहले विधायी शक्ति। अब यहां विधेयक पारित होता कानून बनाने के लिए, जिस प्रकार भारत देश में कानून बनाने के लिए जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है और विधायी शक्तियां लोकसभा बनाती हैं, तो इस प्रकार यहाँ लोकसभा के पास क्या शक्तियां हैं कहने का, वित्तीय जो विधेयक हैं, वित्तीय विधेयक के अलावा यानी उसके अतिरिक्त जो विधेयक है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन वित्त विधेयक ऐसा है जो लोकसभा, इनका जो लोक सदन, उसमें ही प्रस्तुत किया जाता है या पारित किया जाता है। तो इस प्रकार वित्त विधेयक जब पारित होने के बाद लोक सदन में, लोकसभा में जब आता है
तो लगभग जो समय 1 महीने का दिया जाता है उसमें वो कुछ समय के लिए रोक सकता है। अगर उस 1 महीने के बाद अगर उस लोकसभा अपना प्रतिक्रिया या संशोधन नहीं देती है तो वो लोक सदन में पारित माना जाएगा। यानी उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वित्त विधेयक को वो रोक सके। हाँ, अतिरिक्त तो जो विधेयक है इस पर वो पुनर्विचार कर सकती है, जिस प्रकार उन्होंने 1949 में एक विधेयक पर लगभग 347 संशोधन कर लोक सदन को भेजा था सुधार के लिए। इस प्रकार संशोधन करके लोक सदन, चलिए लिखावट में नहीं जाना, तो इस प्रकार उन्होंने संशोधन करके अपने विधेयक भेजे थे। लेकिन फिर भी जो अंतिम निर्णय होगा वो लोक सदन का ही होगा, ना कि लोकसभा में। इस प्रकार उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियां और क्षीण होती गई और विधायी शक्तियों में अगर कह सकते हैं तो वो केवल कुछ समय के लिए विचार कर सकती है अगर उसमें प्रस्तुत लोकसभा में हो जाता है और पारित हो जाता है तो उसमें लोकसभा किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकती या कोई विचार नहीं रख सकती। तो लोकसभा के पास अभी इतनी शक्तियां नहीं है। तो सामान्य जो विधेयक है वो लगभग 1 वर्ष के लिए पुनर्विचार के लिए आप रोक सकती है, तो इससे ज्यादा वो और रोक नहीं सकती। लेकिन आजकल जो है लोक सदन के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो उसको अपनी बहुमत से पारित कर सकते हैं। तो ये विधायी शक्तियां कुछ विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए केवल शक्तियां हैं, ना कि वो कानून बनाने में अपना भागीदार निभा सकती है। अगली अगर शक्ति की बात करें, वित्तीय शक्ति। पहली जो शक्ति है वो है विधायी, दूसरी कौन सी है? वित्तीय शक्तियां। अगली जो शक्ति है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति में जिस प्रकार वो अपना लोकसभा यानी लोकसभा को लोक सदन के लोक सदन की तुलना में शक्ति निर्बल है, यानी इतनी कमजोर है कि वो विधेयक है उस पर केवल विचार कर सकती, कुछ समय के लिए 1 महीने रोक सकती है। इतनी शक्तियां नहीं है कि वो विधेयक या बजट में अपने अनुसार चांसलर होते हैं तो इसके जो 4 सदस्य होते हैं इस विधेयक के अंदर, इनको लिया जाता है जब ये वित्त शक्तियों से संबंधित बात करते हैं। तो एक तो आपका अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर, दूसरे अन्य सदस्य होते हैं तो उसमें वो चर्चाएं कर सकते हैं। तो कुल मिला के उसमें सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है लोकसभा के वित्तीय शक्तियों से संबंधित। तो इस प्रकार ये कुछ शक्तियां लोकसभा के पास है और उसमें विचार करने की जो है वो शक्ति इतनी नहीं है जिससे कि वो प्रबल हो सके। अब बात करते हैं कार्यपालिका संघ। अगली जो शक्ति है कार्यपालिका।
कार्यपालक संबंधी जो शक्तियां हैं, इसमें जिस प्रकार लोक सदन कानून बनाते हैं, लेकिन इसमें यह कहा जा सकता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो हर क्षेत्र में अनुभवी होते हैं, तो इन कार्यों को और या पद व्यवस्थापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और उनके पास इतना समय भी होता है, समय का अभाव नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो लोकसभा के सदस्य हैं ये जो है कुलीन वर्ग से, धनी वर्ग से आते हैं, हर क्षेत्र में अनुभवी होते हैं। तो इस प्रकार जो वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं और जिस प्रकार जो कार्य करने वालों से सवाल जवाब पूछ कर और उससे विधेयक या कानून कार्य हो गया है उसको सही रूप से लागू कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो निर्णय जो होता है वो लगभग लोग सदन का ही रहता है, लेकिन वो कार्य करने में अनुभवी होते हैं तो अपनी उसमें भूमिका निभा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोक सदन के जो सदस्य हैं लोकसभा के सदस्य की तुलना में वो अनुभवी नहीं होते हैं, लेकिन ये लोकसभा के जो सदस्य हैं ये अधिक अनुभवी होने के कारण इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगली अगर बात करते हैं हम शक्ति में न्यायिक शक्तियों में, इसमें जो कानूनी लॉर्ड होते हैं लगभग 9 उनके लॉर्ड उसमें काम करते हैं। तो ब्रिटिश न्यायालय और आयरलैंड के न्यायालयों में अपील करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कहने का मतलब अब ब्रिटिश जो लॉर्ड सभा है उस लॉर्ड सभा के पास विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय के अतिरिक्त केवल न्यायिक जो शक्तियां हैं इसमें महत्वपूर्ण शक्तियां रही हैं। इन शक्तियों की जो भूमिका है वो इतनी नहीं है जितने की न्यायिक शक्तियों में, उसमें केवल पुनः विचार करने की और कुछ देर करने की ही शक्तियां रह गई, लेकिन न्यायिक शक्तियों में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और कानूनी जो है कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण। ये उसकी जो कुल मिला के शक्तियां हैं विधायिक शक्तियों में केवल वो विधेयक पर विचार कर सकती है और पुनर्विचार करने की शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियों में भी इस प्रकार ही शक्तियां हैं। कार्यपालिका में कुछ भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्तियां उसके पास हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की आलोचना। लोकसभा की आलोचना के रूप में अगर बात करें, जिस प्रकार एक प्रमुख दल जो मजदूर दल था उसका कहना यह है कि लोकसभा एक ऐसी संस्था है जो सुधार नहीं किया जा सकता। जब अगर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता तो ऐसे इस प्रकार की जो संस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो लोकसभा की आलोचना के रूप में अगर बात करें कि लोकसभा की आलोचना, ये बात आप जब हाई एजुकेशन में आते हैं तब ये शब्द हमेशा रहता है, आलोचनात्मक वर्णन करो। आलोचना तो जब संसार बनाने वाले की कर सकते हैं तो मनुष्य की क्यों नहीं। ये तो एक सभा बनी हुई मनुष्य की। ये कहने का मतलब हर व्यक्ति की, हर संस्था की और हर सभा की आलोचना होती है। जिसकी आलोचना होती है तो उसका महत्व भी होता है। निसंदेह तो संसार बनाने वाले की उसकी भी आलोचना। कहने का मतलब आलोचनात्मक जब आप सवाल लिखते हैं तो उसमें सीमाएं आलोचना
और साथ में निष्कर्ष, जब निष्कर्ष आता तब सवाल पूरा हो जाता है। ये चीजें आपको जरूरी है। प्रस्तावना और प्रस्तावना के बाद में उस जो विषय है उसका जो अर्थ, परिभाषा और वर्णन, उसके बाद उसकी आलोचना और फिर निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका जो सवाल है वो पूर्ण रूप से अच्छा होगा। तो ये सवाल करने का एक तरीका है। तो आलोचना की बात करते हैं कि लोकसभा की आलोचना आज की तारीख में इस प्रकार की क्यों आलोचना क्यों की जा रही है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं। लोक सदन की तरह जो अलग अलग वर्गों से निर्वाचित होकर और जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, लेकिन लोक सदन, लोकसभा, ये यानी धनी वर्ग, तो ये कुलीन जो धनी वर्ग है वहां से लगभग इनकी जो संख्या होती है 90% होती है। अब इस अधिक वाले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था विलियम पेरेटो का, तो उस अधिक फॉर्मूले में सही रूप से काम नहीं हो पाते। ये जो सदस्य है ये प्रतिनिधि के रूप में, जनता के रूप में काम करते हैं। इनको जनता की क्या चिंता है, ये तो कुलीन वर्ग है। तो इस प्रकार का वर्ग जो है वो जनता की क्यों चिंता करेगा। तो इसकी जो संख्या है इसलिए, और इसको सुधार भी नहीं किया जा सकता। और आज की तारीख में अगर बात करें, ये सदन में लगभग कम ही संख्या आते हैं, कभी नहीं आते हैं, साइन करने तक नहीं आते हैं, यानी आने की जिम्मेदारी भी नहीं समझते। तो इस प्रकार लोक सदन को है एक इस प्रकार की संस्था का, ऐसी संस्था है लोकसभा। ये कौन कह रहा है, मजदूर दल वाले कह रहे हैं। मजदूर दल वाले क्या कह रहे हैं, उन्नीस सौ 7 में इस प्रकार की बात चली कि लोकसभा को जिस प्रकार अपने भारत देश में ऐसी बात चल रही है या कि राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है और यानी 1907 में इस प्रकार की चर्चाएं हुई कि जिस प्रकार इसके सदस्य हैं और इस प्रकार जो काम कर रहे हैं तो लोकसभा की आवश्यकता ही नहीं है। जब काम तो सब लोक सदन के प्रतिनिधि जो है जनता के वो कर रहे हैं तो लोकसभा की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार इस लोकसभा को मजदूर दल वाला कह रहे हैं कि इसको हटा दी जाए, जरूरत ही नहीं है। तो अगर पहले दार्शनिक की लोकसभा का तो मजदूर दल का दर्शनदी जो जे.आर. क्लाइस जो क्या कहता है कि लोकसभा एक ऐसी सभा है जिसमें कभी सुधार नहीं किया जा सकता है। अगर
किसी संस्था में सुधार संभव नहीं हो तो ऐसी संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। फ्लाइस क्या कहते हैं कि किसी भी संस्था में अगर सुधार संभव नहीं, एक ऐसी संस्था जिसमें सुधार तो संभव नहीं है, जब वो सुधर ही नहीं सकता, कोई चीज सही नहीं हो सकती, तब क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। भाई इसमें सही हो नहीं सकता, अभी वो पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, या कोई आपका सामान भी सही कर रहा है, या कोई मिक्स इस प्रकार की जो सामग्री है, या लाइट का सामान है, कोई भी सामान हो, या मनुष्य का शरीर है, क्या सही नहीं हो सकता, जैसे ऐसे चला हो, जब तक चले तो ठीक है, नहीं तो राम प्यारे। तो अब इस संस्था को सुधारा नहीं जा सकता, सुधार संभव ही नहीं है, तो ऐसी संस्था को रख के क्या करना, उसका समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये उसकी आलोचना है। तो अब आलोचना पॉइंट पर अगर बात करें, सबसे पहले कि ये अलोकतंत्रीय संस्था है। क्या है? अलोकतंत्रीय संस्था है। सबसे पहला जो बिंदु अगर बात करें, अलोकतंत्रीय संस्था, लोकतंत्रीय संस्था। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो लोक सदन की तरह इसके सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आए, और कुलीन वर्ग के जो सदस्य हैं, अमीर वर्ग के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को मनोनीत तरीके से लिया गया है। तो ये लोकतांत्रिक संस्था है, और लोकतांत्रिक संस्था है कभी भी जनता के हित में कार्य नहीं करती। इतने ही आप समझिए, किसी प्रकार से लोकतंत्र वाले जो लोकतंत्रीय संस्था या व्यक्ति होता है, वो जनता के हित में कार्य नहीं करता। जनप्रतिनिधि के रूप में जो आए हैं, वो ही सही रूप से जो कार्य जनता के हित में कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है, निहित स्वार्थों का दुर्ग या स्वार्थों का दुर्ग। स्वार्थ दुर्ग यानी इसके वर्ग के अंदर तो स्वार्थ ही है। अपने स्वार्थ के अलावा इन्हों किसी प्रकार का ना जनता की चिंता है, ना किसी और की, केवल अपने ही जो वर्ग है या धनी जो वर्ग है, उन्हीं ये जो अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार है, वो विशेष अधिकार वो अपने पास रखना चाहते हैं। और इनको इस प्रकार की संपत्ति या धनी वर्ग होते हैं, उनको केवल अपने स्वार्थ का दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यानी स्वार्थी जो व्यक्ति है, वो केवल अपना ही स्वार्थ समझता है। तो इसलिए इस संस्था को कहा गया लोकसभा केवल स्वार्थ की सभा। जो सभा है लोकसभा या स्वार्थ की सभा ही कहा जा सकता है। तो उस प्रकार उसमें किसी प्रकार के जनता के हित में नहीं, क्योंकि ये धनी वर्ग है, और धनी वर्ग जो है सदैव अपना ही स्वार्थ रखता है। किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति या जनता के प्रति उनका जो भाव है, यहां हम बात करते हैं कि भाव जरूरी है। भाव कब आएगा? जब आप काम करेंगे। आपको जनता ने चुना है, तो आपके प्रति या जनता के प्रति भाव होंगे कि मैं जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति हूं, मुझे जनता के भाव के या उसकी चिंता करनी आवश्यकता है। ये जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति नहीं है, ये सभा के सदस्य जो जनता द्वारा चुने गए, उसके अंदर भावों की कोई मायने नहीं रखते। जब कोई भाव ही नहीं है, जहाँ भाव संभव नहीं है, तो वहां व्यक्ति स्वार्थ का भाव ही प्रबल रहता है। तो ये केवल जो है स्वार्थी
संस्था है और केवल अपने स्वार्थ को ही देखती है, किसी दूसरे स्वार्थ को नहीं देखती। अनुदार दल की स्थायी प्रमुखता। ये अनुदार दल जो हैं इनकी जो प्रमुखता, क्योंकि जो इनके अनुदार दल जो ये वाले संख्या ज्यादा है, तो जब संख्या ज्यादा है तो उनका प्रभुत्व वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उनकी संख्या की कोई सीमा नहीं है, कभी भी परिवर्तन हो सकती है और अपने हिसाब से काम करते हैं। अगला जो बिंदु है कि लोकसभा उदासीनता, यानी इसकी का उत्तरदायित्व तो नहीं है। जब भाव ही नहीं है कि किसी प्रकार से दूसरा, जैसे मान लो 40% लोग सदन के सदस्य आते हैं और यहां जो है संख्या है इनकी वो 0% है, किसी प्रकार की कोई उत्तरदायित्व नहीं, उदासीन है। उदासीनता मतलब उदासीन, कोई लेना देना नहीं है, क्या करना जाके अपनी हाजिरी लगाने तक नहीं आते हैं। तो जनता के प्रति तो दूर, वो सदन में नहीं आना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति जो लोकसभा की गरिमा को कैसे बनाए रखेंगे? तो इस प्रकार इसकी आलोचना की जाती है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते, केवल अपना ही स्वार्थ समझते हैं। अगला जो है दोषपूर्ण प्रक्रिया। अनुशासन है। देखिए, जब अनुशासन नहीं रहा है, आप ये समझ सकते हैं, तो वहां जो प्रक्रिया या प्रणाली काम करने की होगी उसमें तो दोष पाया जाएगा। कोई भी काम करते हैं, चाहे पढ़ना हो या खेलना हो या सोना हो, सोने के भी तरीके, उसमें भी अपना अनुशासन रहना चाहिए। स्वास्थ्य जो खराब हो जाएगा। पढ़ेंगे अगर उसमें अनुशासन नहीं होगा, जो आप पढ़ रहे हो वो समझ में नहीं आएगा। बैठने का भी अनुशासन है कि आप किस तरह बैठ रहे हो, क्या ये कल नहीं गए, इसको बैठने का तरीका नहीं है। हर चीज में अनुशासन है, अन्यथा आप दोषपूर्ण की प्रक्रिया में आते हैं। इनका कोई काम करने का ना तो तरीका है, ना किसी आने का तरीका, ना जाने का तरीका, किसी प्रकार से कोई कर्तव्य नहीं रखते और किसी प्रकार के किसी के प्रति जो है जिम्मेदारी नहीं रखते। तो कोई भी काम उसमें कोई अनुशासन नहीं है, ऐसी संस्थाओं को में यानी कि दोष पाया जाता है। तो हमेशा कहने का मतलब ये इसकी आलोचनाएं हैं और इसकी जो उपयोगिता है वो पढ़ेंगे अपन। और दूसरा, आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको समझिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप जो है अपने विचार लिख सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा। और जो आज की तारीख में समस्या चल रही है उसको तो हर विश्व देख पा रहा है। मई शिक्षण संस्थान में फर्स्ट ईयर में एडमिशन आरंभ हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो सबसे पहले बीएससी, बीसीए और बीए में आप ज्योग्राफी विषय है, उसकी कोई फीस अलग से नहीं है। और हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और बीएससी मैथ्स बायो दोनों हैं और अच्छी फैकल्टी है। और जिस प्रकार जो कोविड का समस्या चल रही है उसको देखते हुए छात्रों को सुविधाएं और कुछ राहत दी जा रही है और खास करके बालिकाओं को। तो आप एक बार इस कॉलेज में आके देखिए, अपने मित्रों को, आपने देखा है अपने मित्रों को जो आपने 12th में जो साइंस और आर्ट्स में पास हुए हैं, उनको बताइए
कि आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार की सुविधाएं हैं और आपको इस का आभास हो जाएगा कि मई शिक्षण संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और हम भी इसमें प्रवेश लेंगे। आप अपनी यहाँ की लैब देखिए सर, किस प्रकार के यहाँ लैब हैं, कॉलेज है, सुविधा है, वातावरण कैसा है, और अपने मित्रों को बताइए कि मैं इस कॉलेज आइए और एडमिशन लीजिए और जो राहत है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ जो आपकी समस्या है, मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ, जो टॉपिक या आपको विषय किसी प्रकार आप समझ में नहीं आया या आपको लगता है कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए और जो सर ने जो बताया उसमें सुधार की आवश्यकता, निसंदेह आप बताइए, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। इसके साथ वंदे मातरम, जय हिंद।